नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना संकट विकराल होता जा रहा है और इस दर्द का इलाज मिलता भी नहीं दिख रहा है। हालत दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं और सरकारें दावा करने में लगी हैं। शमशान और कब्रिस्तान लाशों से पटे पड़े हैं। अस्पताल में लंबी कतारें हैं, सिर्फ इंतजार में कट रही हैं कि शायद मेरा नंबर आ जाए, मेरी किस्मत दूसरों से बेहतर हो और न सिर्फ मेरा इलाज हो जाए बल्कि मैं या मेरा कोई परिजन ठीक हो जाए। लेकिन उम्मीदें अब टूटने लगी हैं। मदद के हाथ विदेशों से बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में लंबी खामोशी है। जनता में त्राहिमाम है और बेचैनी है। जो सुरक्षित है वो डरे सहमे अपने घरों में बैठे हैं या फिर जान हथेली पर रखकर अपने कामों पर निकलते हैं। घर आते हैं तो पूरा परिवार सहम जाता है। खौफ का आलम हर ओर है। हर ओर इंसान इस उम्मीद में रात में नींद और सुकून के कुछ पल बिताता है कि कुछ शायद अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन अब हम आजादी से खुली हवा में सांस ले पाएंगे, लेकिन वो कल शायद आने में बहुत देर लग जा रही है। उम्मीदें टूट रही हैं और लोगों का भरोसा बना है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कोविड ओपीडी, जहां हमारे साथ देश के बड़े डॉक्टर जुड़ेंगे जो हमारे दर्शकों के हर एक सवाल पर परेशानी का जवाब देंगे। साथ ही कुछ पॉलिटिकल मेहमान भी हमारे साथ होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको मेहमानों के पास ले जाएं, कुछ अहम खबरें आपको दिखा देते हैं। यूपी में लॉकडाउन से इनकार करने के बाद अब राज्य सरकार बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए सतर्क हो गई है। इसी के चलते अब सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया है। अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रविवार को पहले ही वीकेंड लॉकडाउन होता था, जो अब सोमवार को भी लागू रहेगा और मंगलवार सुबह तक जारी रहेगा। यानी कि अब यूपी में 3 दिन संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है। यूपी में 1 दिन का और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब जो वीकेंड होगा फ्राइडे से लेकर संडे तक लॉकडाउन रहेगा। ये फैसला लिया गया क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है। एक समीक्षा बैठक भी थी योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद ये फैसला किया गया कि शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक ये लॉकडाउन रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में लगातार संक्रमण की संख्या कम होती जा रही है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 5 के नीचे संख्या हो चुकी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 30,000 के नीचे संक्रमण की संख्या आ गया है। लेकिन फिर भी मौत की दर में कमी नहीं आ रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि जो लॉकडाउन पहले सोमवार की सुबह खत्म होता था, अब वो मंगलवार की सुबह खत्म होगा। यानी कि 2 से 3 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो पहले लॉकडाउन 2 दिन का था, अब वो 3 दिन का होगा। जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो फैसला लिया गया है कि इसके लिए ग्लोबल टेंडरिंग की जाएगी और 4 करोड़ टीके का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। यानी कि किस तरीके से संक्रमण से दूर हो और किस तरीके से संक्रमण के दायरे में आने से बचे, इसके दोनों तरफ से काम चल रहा है। यानी कि लॉकडाउन की संख्या बढ़ा करके चेन ब्रेक करने की कोशिश और टीकाकरण करके संक्रमण को रोकने की कोशिश। तो देखना यह होगा कि ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज लखनऊ। उत्तर प्रदेश की हालत को देखते हुए हाईकोर्ट ने तो पहले ही बोला था कि यहाँ 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानी। अब यहाँ चूंकि कोरोना से लगातार लोगों की मौतें हो रही है, लगातार कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फैलता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार जगी है। अब सब कुछ जब लुटने के कगार पे है, तब सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन लगाने की बात कही है। सोचिए आप, जब सब कुछ लुटने की कगार पे है, मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती कि सरकार समय पे तो जगती नहीं है, जब सब कुछ लुटने के कगार पे होता है तब जगती है। वैक्सीनेशन को लेकर अब अगर बात करें तो भारत में रूस से स्पुतनिक वैक्सीन की खेप आ गई है। 18 साल से ऊपर वालों में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए होड़ लगी हुई है। लेकिन इस बीच कई शहरों में वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन को बंद करना पड़ा है। हम आपको बता रहे हैं कि भारत में रशियन की स्पुतनिक वैक्सीन लैंड हो गई है। मुंबई में वैक्सीन की कमी है। रायपुर से यही खबरें आई हैं कि वैक्सीनेशन का काम फिलहाल रुका है। पुणे में वैक्सीन सेंटर बंद है। पुणे से ही सारा माल आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वैक्सीनेशन सेंटर बंद करना पड़ा है। और कई जगह सरकारों ने ये कहा भी है कि जो 1 तारीख का फेज है, जो आप कह सकते हैं 3rd वेव ऑफ वैक्सीनेशन था, वो थोड़ा डिले होगा क्योंकि उतनी ज्यादा वैक्सीन स्टेट्स के पास अभी अवेलेबल नहीं है।
मैंने कहा ना कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर पहले भी थी और अब तो और ज्यादा उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया। अब तो इतने प्रकार के सोर्सेज से ऑक्सीजन को देश में उपलब्ध कराया गया है, इतने सारे स्टोरेज के, ट्रांसपोर्ट के, टैंकर्स, क्रायोजेनिक टैंकर्स, विदेशों से भी मोबिलाइजेशन, इंडस्ट्री से भी मोबिलाइजेशन, सब जगह से हो रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर कंसंट्रेशन है। जितनी डिमांड दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की हुई है, एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। बिकॉज दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स में ही 18-19 हज़ार पेशेंट एडमिटेड हैं, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए। और भी इसके अलावा लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। केयर सेंटर के अंदर देखियो, अभी जो इस बारी जो वेव आई है, ये पहले 3 वेव से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। पहले हमारे देखते थे, आप पुराना अगर निकालेंगे तो कोविड केयर सेंटर में बहुत सारे लोग होते थे, हजारों लोग कोविड केयर सेंटर में होते थे। इस बार जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, तो कोविड केयर सेंटर में बहुत कम लोग हैं इसलिए। इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी भी रहेगी। एक लंबा चौड़ा पैनल होगा डॉक्टर्स का जो आपके सवालों के जवाब देंगे। हम लगातार नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, आप नंबर पर फोन कर सकते हैं। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल देश और विदेश का हमारे साथ होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं कोविड के बारे में। और एक लंबा चौड़ा राजनीतिक पैनल भी हमारे साथ होगा। हमारे साथ बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ होंगी, साथ ही साथ गुलरेज शेख प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ होंगे, किशोर तिवारी शिवसेना के नेता, अजय अरोड़ा कांग्रेस और डॉक्टर श्रुति मलिक डायरेक्टर रेडिक्स भी हमारे साथ होंगी। लेकिन फिलहाल सुनीता दुग्गल बीजेपी सांसद हमसे जुड़ गई हैं, सिरसा से सांसद आती। सुनीता जी, जो हालत है इस वक्त देश के, हम किसी भी स्टेट वाइज ना जाएं कि हरियाणा में यह हालत है, दिल्ली में यह हालत है, यूपी में यह हालत है, लग रहा है कि इंतजाम कुछ कम पड़ गया है। ऐसा है कि सेकंड वेव आई है और इसमें जो बड़ा के वजह से जो लोगों के अंदर एक इस तरह की भावना उनके अंदर आ गई है, जो पैनिक को बोलते हैं कि पैनिक क्रिएट हो गया। अगर मुझे लगता है कि हम लोग मिलकर, इसमें मीडिया भी आ गया है और हम सब जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी हैं और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी, अगर लोग मिलकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं तो लोगों को थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि ये 97% लोग जो हैं वो इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं। लेकिन रजत जी, हमारा जो फोकस है वो हमारा जो 5 से लेकर 60% वो लोग इतना सीरियस हो जाते हैं और उनको जब कोई दिक्कत आती है तो हमारा ध्यान उतर जाता है। और देखिए, जानना चाहिए क्योंकि ये जिम्मेवारी बनती है एडमिनिस्ट्रेशन की भी, प्रशासन की भी, सरकार की भी, कि कोई एक भी नागरिक जो है उसको कमी की वजह से उसको दिक्कत नहीं चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके 3 या 4 कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी है एसिम्प्टोमेटिक, ओके, जिनको कोई तरह का सिम्टम नहीं होता, बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, तो कहीं किसी तरह का कोई सिम्टम नजर नहीं आता जिससे पता लगे कि वो कोरोना है। ऐसे लोग जो हैं बड़े खतरनाक साबित होते हैं क्योंकि वो लोग दूसरों में बड़ी अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं और खुद इनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक के माध्यम से, एक जिम्मेदार नागरिक बन के हमें ये सोचना चाहिए कि अगर के सिम्टम तो हम ज्यादा दिन की बात नहीं है, सिर्फ 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट करने, अपने आप को क्वारंटाइन करने और वहां पर हम सब जो है अपना खाना पीना, तो ऐसे लोग जो है वो स्प्रेड को कम कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी रजत जी वो आती है कि जिनके अंदर हल्के लक्षण नजर आते हैं, जिसके आप देखिए कि थोड़ा उनको खांसी आ रही है, थोड़ा सा को हल्का सा फीवर भी हो रहा है, तो उसमें आप जो है आप जो बात कह रही है, मैं आपकी सारी बात से मतलब बिल्कुल सहमत हूं। आप जो बात कह रही है बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिकल बात आप कह रही है। सुनीता जी, जो तस्वीरें हॉस्पिटल से आ रही हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं है, लोगों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं तो रिपोर्ट नहीं आ रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं वही कह रही हूँ कि हम कैटेगरी वाइज अगर जाएं तो ये वो 5 से 6-7% के जो लोग हैं वो क्या है कि अभी जिस तरह से इसका पैनिक जो क्रिएट हो गया उसकी वजह से जो बहुत से संपन्न लोग जिसके अंदर लेवल थोड़ा सा कम आ गया, तो उनको लगता है कि तुरंत भाव से एक बेड ले लो। नहीं, ऐसा नहीं कि तुम लोग
एकदम आ जाए और तुम्हें ज्यादा दिक्कत पड़ जाए। लेकिन ऐसे लोगों को बेड लेने की जरूरत नहीं है, वो जाएं और जाकर सिर्फ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से अपने सैचुरेशन को ठीक करें और उसके बाद घर लौट जाएं। आपकी बात हम लगातार डॉक्टर से बात कर रहे हैं, देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी यही बात कर रहे हैं कि पैनिक आप मत करिए। लेकिन सुनीता जी, आप सांसद हैं, आप भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगी, हम लोग भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स जाते हैं। अगर जो दिक्कत वाले पेशेंट्स हैं, कई तस्वीरें ऐसी आई ऑक्सीजन की, अस्पताल में कमी से 12 लोगों की मौत हो गई। आपके अपने हरियाणा की रेवाड़ी की घटना आई थी, आपने देखा था, मुंबई से आई, दिल्ली की आई, कि जहां ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो जा रही है, अस्पताल पहुंचने के बाद भी पेशेंट नहीं बच रहा है। तो ये ऑक्सीजन की आपूर्ति क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आज आम आदमी पार्टी ने हलफनामा ये दिया है, कोर्ट को बताया है कि जितनी ऑक्सीजन दिल्ली में मिलनी चाहिए थी उतनी केंद्र की वजह से नहीं मिल रही है। यानी सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाया, केंद्र सरकार पर, कि आज जो दिक्कतें हैं वो केंद्र सरकार की वजह से। रजत जी, केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा कि आप अपने ऑक्सीजन का जो है वो अपना आप प्लांट लगा लीजिए। तो आप इतना समय निकल गया, तो आदरणीय केजरीवाल जी ने क्यों नहीं उसमें प्लांट अभी तक लगाया? तो मुझे नहीं लगता कि ये समय ऐसा है कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप करें। ये समय ये है कि जो पेशेंट है उनको हम लोग तरह से प्रॉपर ऑक्सीजन मुहैया हो सके, ये सोच होनी चाहिए। और ऐसे उसमें आप ये देखिए, सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी जितने जो इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर की जो इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, उन सबको भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने ये माना है कि हम लोग अब ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। और उनकी वजह से भी अब काफी जो है वो धीरे धीरे हो रहा है। ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं कई बार लोग ये मैसेज करते हैं कि देखिए आप यहाँ पर बैठ के बात कर सकते हैं, अगर कोई आपके घर में आपके परिवार में ऐसा हो तो आपको पता लगे। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। एक बच्चा एसिम्प्टोमेटिक था, दूसरे बच्चे को फीवर था। दोनों डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, घर से आइसोलेट करके उन दोनों बच्चों को ठीक किया। मैं बिल्कुल सुनीता जी, मैं बिल्कुल उस चीज पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। आपकी बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप लोग लोगों के लिए हैं, लोगों की मदद करने के लिए। मैं सुनीता जी एक दूसरी चीज आपसे समझना चाहता हूं, जिस तरीके का पैनिक हम देख रहे हैं, लोग परेशान हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, सुनीता जी एज अ एमपी आपके पास भी बहुत सारे फोन आते होंगे कि बेड्स दिलवा दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दीजिए, रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, फेबीफ्लू नहीं दिखवा रही है। तो क्या एज अ एमपी सांसद होने के नाते क्या सबकी मदद आप कर पाती हैं सुनीता जी? बिल्कुल ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरे कई एमपीज, कई एमएलए से बात हुए, उन्होंने कहा रजत ऐसे हालात हो जाते हैं कई बार कि हम भी मदद नहीं कर पाते हैं। नहीं रजत जी, देखिए ऐसा है कि इसमें एक मैनेजमेंट चाहिए प्रॉपर। कि हमने किया कि जैसे मेरी लोकसभा के अंदर हमने जो वहां पर सेशन है उस नोडल ऑफिसर बनाए, नोडल ऑफिसर के साथ हमने 2-3 और लोग अटैच किए हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हमने डिस्प्ले किए हैं। ये है अगर आप यहाँ पर सारे द्वार बंद होने के बाद भी कहीं कुछ नजर नहीं आता तो मेरे पास भी फोन आते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उनकी जो है मदद होनी चाहिए। तो ये ऐसा सब है कि जिसमें हम सब मिलकर लोगों की मदद करती है और वो किसी तरह से पैनिक ना करें। और क्योंकि ये से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें आपको मालूम नहीं पड़ता कि कब धीरे धीरे आपका इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एकदम से हम कहते हैं कि प्राण टूट जाते हैं, ये इसलिए पैनिक ज्यादा है। लेकिन फिर ये कहूंगी कि अगर धैर्य रखें, संयम रखें, तो 97% लोग इसमें 10 से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर ठीक हो रहे हैं। सुनीता जी, जो लोग परेशान हैं, खासतौर से महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जहां संक्रमण बहुत ज्यादा है, केसेस पर डे के ज्यादा है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, उन लोगों का कहना है कि सरकारों की कोई तैयारी नहीं थी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जो तैयारी इस वेव के लिए होनी चाहिए थी सरकारों की, जो मेडिकल बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, वो बिल्कुल नदारद था। सब कुछ वैसे ही नॉर्मल चल रहा था, जैसे आप बिल्कुल बेखबर थे और एकाएक तूफान आ गया। जी देखिए कि ये जो सेकंड वेव आई है ना, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं कि ये वेव पहले वाली वेव कंपैरेटिवली ज्यादा फेटल है। इसके पहले वाली वेव में एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत थे, पहले वाली वेव में बहुत हल्के लक्षण थे और पहले वाली वेव में बहुत लोग ठीक रहे थे। लेकिन इसमें जिस तरह से एकदम से जो है वो धीरे धीरे 7 दिन के अंदर हम देखते हैं कि मरीज जो है उसके लंग्स
जो है बहुत डिटीरियो होते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सच में बहुत एक जिसको बोलते हैं कि रोबस्ट तरीके से जो है हमारे अरेंजमेंट होने चाहिए थे, लेकिन अब वो हो गया। सरकार की तरफ से जो आर्मी के हॉस्पिटल से उनको भी खोल दिया गया है आम नागरिक के लिए। आज ही प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए कहा है। अच्छा स्टेप है, मैं मानता हूं कि आर्मी हॉस्पिटल से एयरफोर्स बेसिस के हॉस्पिटल खोले गए, ये एक सराहनीय कदम है, लोगों को इससे सुविधा होगी। मैं नेक्स्ट उस पर सवाल पे सुनीता जी आता हूं। रेमडेसिविर सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है, हालांकि कई डॉक्टर्स नहीं मानते हैं इसको, लेकिन आज आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, O2 लेवल कम होगा, कोविड पॉजिटिव पेशेंट होगा, तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि आप रेमडेसिविर लेकर आइए। रेमडेसिविर देना है, फेबीफ्लू देना है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। चलिए ठीक है, बेड नहीं है। सुनीता जी, इतनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, रेमडेसिविर की, पूरे देश का यही हाल है। रजत जी, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि सच में कुछ लोग इतना इस समय में भी ऐसा घिनौनी हरकत करने पे उतरे हुए हैं कि मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि फेबीफ्लू जो है बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन ये बोल जाता है कि नहीं मिल रही है, तो लोगों के अंदर एक अजीब तरह का पैनिक क्रिएट होता है कि ये मेडिसिन नहीं मिल रही है और इस मेडिसिन को नहीं मिलने से हमें तुरंत बहुत दिक्कत होने जो है वो मेडिसिन ऐसी नहीं अवेलेबल ना हो, लेकिन इस तरह से कुछ लोगों ने जो जिसको वोटिंग करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने क्रिएट किया है, लेकिन सरकार की तरफ से धीरे धीरे जो हैं वो ठीक तरीके से सुचारू रूप से चलाने की कार्रवाई हर तरीके से चल रही है। हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व है और उनको की जा रही है कि वो लोगों के अंदर मैसेज दें और लोगों को बताएं कि चाहे रेमडेसिविर की बात, चाहे फेबीफ्लू की बात करें, चाहे हम और स्टेरॉइड्स की बात करें, मेडिसिन है वो धीरे धीरे सरकार आम नागरिक को करवा रही है। ठीक है सुनीता दुग्गल जी, आप हमसे जुड़ी, आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। सुनीता दुग्गल जी सिरसा से बीजेपी की सांसद है, हमारे साथ ही बता रही थी कि बहुत ज्यादा पैनिक आप मत करिए। एक पैनल हमारे साथ है, हमारे साथ किशोर तिवारी हैं नेता शिवसेना के, साथ ही साथ अजय अरोड़ा है कांग्रेस की तरफ से, और श्रुति मलिक हैं डायरेक्टर रेडिक्स की। अपने पैनल की तरफ आपको लेके चलते हैं। सभी मेहमानों का बहुत आप लोग का स्वागत है इंडिया न्यूज टीवी पर। डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर साथ ही साथ माफ करिएगा किशोर तिवारी जी भी हैं और अजय अरोड़ा जी भी हैं। शुरुआत किशोर तिवारी जी आपसे करूंगा। सर, कोर्ट्स को अब कहना पड़ रहा है कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं, सरकारों के पास बैकअप नहीं है, सरकारों के पास प्लान नहीं है। हमने दिल्ली हाईकोर्ट देखा और आज महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि कोर्ट ने पूछा है कि भाई महाराष्ट्र सरकार क्या काम कर रही है, जब कुछ दिख ही नहीं रहा है ग्राउंड पर, संक्रमण का दर बढ़ता जा रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, तो आखिर सरकारें क्या कर रही हैं? देखो, आज मैं कहता हूं कि शायद भारत को भगवान नहीं चला रहे, यही मोदी लोग चला रहे, क्योंकि 15 दिन कर पा रहे, रेमडी फीवर अरेंज नहीं कर रहे, बेड अरेंज नहीं कर पा रहे, और ऊपर से बहस करने आते हैं। देखिए, मैं कुछ तथ्यों की बात करूंगा। पिछले साल जो पीक आया था वो 16 सितंबर 2020 को आया था पीक, और 7 दिन का जो अपना केसेस का एवरेज लेते हैं तो 16 सितंबर को 93,000 का पीक बनके फिर वो नीचे उतरा। अभी हमारा 28 अप्रैल का 7 डेज का पीक जो आया है वो 3.5 लाख का आया है। अगर ये हमारा पिछले वक्त का पीक पकड़ते हैं तो ये जो पीक अगर हम 5 लाख का भी पकड़ते हैं तो भी मुझे लगता है कि बाय 1 मई अगर या 5 मई ये पीक पे जाता है तो उसके बाद भी नीचे जब आएगा तो मुझे लगता है कि हमको और 4 महीने ये सहन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पीक आ रहा है 5 लाख का, तो कैजुअलिटी भी 5,000 पर डे की रहेगी। किशोर जी, मैं ये समझना चाहता हूं, ये ठीक है आपने पीक के बारे में बताया, बहुत सारी स्टडीज रिसर्च इस पर चल रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि उद्धव सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ग्राउंड पर कुछ दिख नहीं रहा सर। मतलब कहते हुए लगता है आप हैं, आप तो डिफेंड करेंगे, आप शिवसेना की तरफ से बैठे हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ दिख नहीं रहा है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि महाराष्ट्र का यही हाल है,
आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, 3 राज्य सबसे ज्यादा अफेक्टेड। देखो रजत मैं बात करता हूं, जिस तरीके से पीक अपने आप में 4 टाइम हो गया, जिस तरीके से कैजुअलिटी भी अपने आप में 3 टाइम्स हो गई, हमारा आउटकम ऑफ केसेस सबसे लोवेस्ट रहने के बाद भी आप क्या देखते हैं, पूरी दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाती। महाराष्ट्र में हमने 60,000 से 3.5 लाख बेड अरेंज किए और बहुत कुछ सेंट्रलाइज था। हमारे यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हम टॉप कर रहे हैं। हमने 1.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया, लेकिन आधे सेंटर बंद करने पड़े। अभी ऐसा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी भी अच्छी रखो, लेकिन अगर मरीजों की संख्या इतने प्रमाण में आएगी तो महाराष्ट्र में सबसे एक्टिव केसेस ज्यादा है। और ग्राउंड पर रजत तुम ऐसा बोल रहे ना, कुछ दिखता नहीं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। महाराष्ट्र के अंदर ग्राउंड क्या पर करें, जो वर्क कल भी तिवारी, कल भी खबर आई, ऑक्सीजन खत्म हो गई, पेशेंट्स की डेथ हो गई, एक बेड पे 2-2 लोग बैठे हैं। मैं महाराष्ट्र नहीं गया हूं, मेरी महाराष्ट्र में कुछ लोगों से बात होती है, जो देखता हूं सर मुझे बात करने दो। उसी की चीजें होती हैं जब आपसे बोलता हूं। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगी हो तिवारी जी, लेकिन जो विजुअल्स हम देखते हैं, मेरी एक बात सुन लो, एक बेड पे 2-2 लोग हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है, इसलिए ये कहना पड़ता है कि सरकारें कहां हैं। देखो रजत मेरी बात सुनो, बंबई के अंदर हमारे कारपोरेशन की जो व्यवस्था है उसके अंदर ना रेमडेसिविर की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। महाराष्ट्र के अंदर अभी सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन मुबलक प्रमाण में है। बात ऐसी है कि अगर हमारी कैपेसिटी एडमिशन की 1200 बेड हो और वहां 3000 पेशेंट आए तो जान तो सबकी बचाना है। तो आप जो बार बार एक बेड पे 2 पेशेंट बताते ना, वो हमारे फीवर क्लिनिक और कैजुअलिटी का होता है कि जहां पर जो आया उसको तुरंत ऑक्सीजन देते। अगर 2 पेशेंट आ गए जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल 50 के नीचे जा रही है तो क्या करेंगे? पहले तो सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, फिर बेड अरेंज करके देना है। अभी तो परिस्थितियां बेकाबू नहीं। इस समय वो परिस्थितियां नहीं है कि हम आपको टारगेट करें या आपसे हम कहें कि हाँ आप गलत कर रहे हो। ठीक है, मैं मान सकता हूं, आप ये जवाब दे देंगे कि साहब बेड्स की कमी है, पेशेंट ज्यादा है। मैं बिल्कुल वो हूं। अजय अरोड़ा जी को लाना चाहूंगा बहस में। अजय जी, अब राज्य सरकारों ने कहना शुरू कर दिया है कि केंद्र समन्वय नहीं बैठा पा रहा है, केंद्र काम नहीं कर पा रहा है, केंद्र ठीक से टैकल नहीं कर पा रहा। आज आम आदमी पार्टी ने भी बात कही है और राज्य सरकार कह रहा है कि साहब वैक्सीनेशन तो है नहीं, 1 तारीख से ड्राइव कैसे चलाएं? रजत जी, केंद्र सरकार का फेलियर है और बिल्कुल समन्वय कोऑर्डिनेशन नहीं है राज्य का और केंद्र का। और अभी आपने दिखाया था भारतीय जनता पार्टी की सांसद आदरणीय सुनीता जी बात कर रही थी, उन्होंने कोई सही से बात जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ऑक्सीजन इतनी हो तो ऐसे करें। अरे हम तो ये कह रहे हैं मैडम कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम है, पेशेंट को आईसीयू बेड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, कहां जाए? अरे एक आम आदमी की तो बात छोड़िए रजत जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के विधायक जिनका निधन हुआ गंगवार साहब का, आज उनके बेटे ने ट्वीट किया है और लिखा है पत्र। और जब वो बीमार थे विधायक साहब भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को पत्र लिखा और बोला कि मैं बरेली के अस्पताल में इलाज करा रहा हूं और मुझे प्लाज्मा चाहिए और मुझे दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए। जब एक विधायक अपने आप को नहीं बचा सका, मैं तो इतना, सुनीता जी चली गई मेरे ख्याल, अगर सुनीता जी होती तो मैं कहता कि कोई बात नहीं, हम डिबेट कर रहे हैं। आज मेरे परिचित, मेरे जानने वाले जिनको बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जिन्हें हॉस्पिटल चाहिए, जिन्हें रेमडेसिविर चाहिए, जिन्हें फेविफ्लू चाहिए, वो कहां जाएं, किससे बात करें? और एक सांसद ही ऐसी बात करे और उत्तर प्रदेश के 5 सांसदों ने, ठीक है जी, ठीक है, आपने एग्जाम्पल दिया है और भी कई ऐसी स्टोरीज आई हैं। गुलरेज शेख साहब भी हैं हमारे साथ, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गुलरेज जी, गुलरेज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे मिल रही है। गुलरेज जी, सारे आरोप जो है वो सरकार पर ही है, तैयारियां कम है,
बेड्स की कमी है। अब राज्य सरकार कह रही है साहब वैक्सीन भी नहीं मिल रही है हमको, रेमडेसिविर भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। देखिए, मैं केवल भाजपा का नेता ही नहीं हूं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर भी हूं, तो मैं साइंटिफिक अप्रोच के साथ भी बातें करना चाहूंगा कि व्यूवर्स देख रहे हैं हमको, तो राजनीतिक दलादली से ऊपर उठकर बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक महामारी है, सामान्य बीमारी नहीं है, ये पेंडेमिक है। और पेंडेमिक में दुनिया के जिस भी देश में पेंडेमिक विस्तार करता है, स्थितियां हमने वैसी ही देखी, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स की देखी हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन की देखी हो, या दुनिया के मुख्तलिफ देशों की देखी हो। तो और जब नई जो वायरस की स्ट्रेन्स हैं, डुअल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, यदि ये बिल्कुल रेज करते हैं तो चीजें जो हैं वो परेशान तो करने वाली होती हैं, स्थितियां परेशान करने वाली होती हैं। मैं सिर्फ ये चीज समझना चाहता हूं, आप ठीक है साइंटिफिक आप जो उसका पहलू बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट पूछ रहा हूं, 30 सेकंड में आपसे आंसर चाहूंगा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने साफ साफ कहा है जो ऑक्सीजन का वादा हुआ नहीं मिला, केंद्र सरकार ने मिसमैनेजमेंट किया है। देखिए, यदि राजनीतिक बात करनी हो तो फिर मैं साफ साफ ये भी बता सकता हूं कि ये आम आदमी पार्टी की निष्क्रियता थी कि जो उनको बजट एलोकेशंस किए गए थे, जो उनको अप्रूवल दिए गए थे ऑक्सीजन के प्लांट डालने के लिए दिल्ली में, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने डाला, ये आरोप एक बार डॉक्टर श्रुति को लाऊंगा। डॉक्टर श्रुति, आप जिस हिसाब से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोग परेशान हैं, उम्मीद कैसे की जाए कि कब तक इससे निजात मिलेगी वेव की, क्योंकि अलग अलग डेट सब जगह से आ रही है और माना ही जा रहा है कि जो ये इंडियन वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। देखिए रजत जी, मैं एक पॉलिटिकल इंसान हूँ और मैं आपको ये बताना चाहूंगी इस समय कि अभी भी पीक आने में हफ्ते 10 दिन है। हम अभी भी अगर इस चीज के लिए जागरूक हो जाएं कि हमें जो एसेंशियल मेडिसिन एक्ट के तौर पर जो ऑक्सीजन, जो चीजें एक अस्पताल को मिलनी चाहिए एक मरीज को ट्रीट करने के लिए, वो अभी भी नहीं मिल रही है। और ये इशू आज का नहीं है, एक हफ्ते का है। ये हमें एक मरीज को इससे क्या फर्क पड़ता है कि दवाइयां कहाँ से आ रही है, वो अस्पताल आता है और वो सीरियस कंडीशन में आता है जिस समय उसको ऑक्सीजन चाहिए। जो कोविड वेव है 2.0 वाली वेव रजत जी, इस समय बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही है पेशेंट्स में और हॉस्पिटल स्टे बढ़ रहा है। हम कैसे इस समय कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर सकते हैं कि मरीज की जान जो है वो जा रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से या किसी दवाई की वजह से। एक डॉक्टर जो होता है उसका फोकस होता है कि आप मरीजों को ट्रीट करिए। इतने सीरियस पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर्स पे हैं, बाईपैप्स पे हैं, जिनको की पूरे 24 आवर्स की मॉनिटरिंग चाहिए। हम लोग कैसे इस चीज पर जो है वो लापरवाही कर सकते हैं? मैं तब से ये चीज सुन रही हूँ, सरकार कौन सी कर रही है, स्टेट कर रही है, बीजेपी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पड़ता रजत जी। ठीक है श्रुति जी, आज वक्त की थोड़ी कमी है। अजय जी आपका, तिवारी जी आपका, साथ ही साथ फिरोज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज वक्त की थोड़ी कमी है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले